बाइट लेते हैं। एएनआई वाले भी आपसे? बहुत बार हुआ है सर। लेकिन 5 मिनट आप 3-4 सवाल कर चुके हैं। सर सवाल ही नहीं करना है हमको, आपको देखना था, आपसे बात करनी थी। सेंस ऑफ ह्यूमर बेस्ट रहेगा। जीन्स और टी शर्ट में बहुत खूबसूरत लगते हैं, कहाँ कुर्ते पजामे में आ गए सर? कपड़े का कोई महत्व नहीं है, कपड़े का कोई महत्व नहीं है। इस देश में सबसे बड़े नेता हुए, उन्होंने तो कपड़ा पहनना ही छोड़ दिया। गांधी जी तो एक फटे हुए धोती में ही रहे। तो हम लोग कोई अभिनेता तो है नहीं, हम कोई मॉडल है नहीं। कपड़े का क्या महत्व है? कपड़े का इतना ही महत्व है कि शरीर ढका रहे। मैं इसलिए पूछ रहा था सर, क्योंकि मैं जो व्यक्तित्व है वो हमारी क्या सोच है, मेरा चरित्र क्या है, मैं काम क्या कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं समाज के प्रति क्या नजरिया रखता हूं, इसका महत्व है। मैं क्या कपड़ा पहनता हूं, कैसे बाल बनाता हूं, इन चीजों का कोई महत्व नहीं है। बस मैं एक फॉर्मल गुफ्तगू आपसे कर रहा था, क्योंकि जब मैं आ रहा था मेरी एक आदत है कि थोड़ा पढ़ लें, सर से बात करने जा रहे हैं। तो जितना मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूँ, सबसे इंप्रेसिव और सबसे अपीलिंग ड्रेस जो है, लाल टी शर्ट और जींस। मोदी जी के साथ थे आप, काफी इंप्रेसिव। लाल टी शर्ट तो कभी नहीं, ब्लू टी शर्ट। तब यंग भी थे ना। अच्छा। उम्र भी बढ़ गई जी। उम्र बढ़ गई। इतने दिन से पैदल चल रहे हैं, बिहार में धूल मिट्टी, तो चेहरा भी खराब हो गया, बाल भी बढ़ गया, तो कुर्ता पजामा, मोटे भी हो गए हैं, तो इसलिए भी टी शर्ट नहीं असल पहनते। मैं भी डेटा देखिए, आदमी को उम्र के साथ जैसा ही कपड़ा पहनना चाहिए। जब 35 साल के थे, जब मोदी जी के साथ थे, तो 34-35 साल के थे, तब जीन्स टी शर्ट पहनते थे। अब उम्र हो गई 45-46 से ज्यादा, कुर्ता पजामा पहने हुए। सर पर्सनली मैं आपसे इसलिए भी बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। एक तो ये है कि आप डेटा ड्रिवन आदमी हैं, पहले से आपने डेटा वगैरह पे काफी खेला, और मैं उस जमाने में मैं आईटी सेक्टर में था, मैकेंजी के लिए काम करता था। तो एक स्लोगन आया था, यस यू कैन। तो मैंने पूछा कि बोला कि पीआर बेस्ड कंपनियां होती हैं जो ये स्लोगन या नारे वगैरह लिखती हैं, उसके लिए काफी चार्ज होता है। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन जब अब की बार मोदी सरकार वाली बात आई तो पता लगा कि आपने किया है। तो ये सब कैसे सर, एक मैथमेटिक्स के आदमी को? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कई बार चीजें दिमाग में आ जाती हैं, और ज्यादातर जो चीजें ये स्लोगन हैं, अब की बार नीतीश मोदी सरकार, या बिहार में बाहर हो नीतीश कुमार हो, फिर से नीतीश से, ऐसे जो स्लोगन वगैरह हैं, हम लोग बैठते हैं, 10-20-50 लोग बैठते हैं, और बैठ के उसी के चर्चा से कुछ निकल आता है। बेसिकली समाज से, जमीन से अगर आप जुड़े हुए हैं, समाज की बात सुन रहे हैं, तो आप उन चीजों को पिक कर सकते हैं जो समाज में चल सकती है। ऐसा कोई, इसमें कोई साइंटिफिक बात नहीं है कि आप बैठकर इसको, कोई सपने में आपके आता है कि क्या स्लोगन हो। स्लोगन के जो ऑप्शंस आते हैं उसमें से कोई एक पिक करना होता है, और आप समाज को अगर सुन समझ रहे हैं तो वैसे स्लोगन को पिक करते हैं जो आपको लगता है कि ज्यादा समाज को अपीलिंग होगा। सर कभी निगेटिविटी नहीं आती? काफी टाइम से पद यात्रा कर रहे हैं। रोज आती है। कैसे वर्क करते हैं? कुछ नहीं, रोज सुबह में उठते हैं तो रोज लगता है भाई बहुत कठिन काम है, मन घबराता भी है। सब सामान्य आदमी है, घबराहट होती है, चिंता होती है, डर लगता है। तो म्यूजिक वगैरह सुनते हैं सर? नहीं सुनते भैया, म्यूजिक सुनने का टाइम नहीं। कूल एंड काम कैसे होते हैं सर? मतलब आप बोल रहे हैं ना कि थोड़ी सी आ जाती है, क्या करते हैं फिर? कूल और काम क्या होना है, बस काम कर रहे हैं, कूल और काम है। पत्रकारों के सवाल से तो थोड़ा सा परेशान कभी कभी हो जाते होंगे, जब बी टीम और इस तरह की बात लोग सवाल से कोई परेशानी की वजह नहीं है। सत्य की एक अपनी ताकत है, सत्य की एक अपनी ताकत है। आज नहीं तो कल वो सामने दिखेगा, इसलिए मुझे उस घबराने की कोई जरूरत है नहीं। जो बी टीम होगा वो अपना जाने, वो सवाल का जवाब देगा। मैं जान रहा हूं मैं नहीं हूं, तो मुझे उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपके आने से एक चीज तो हुआ है सर कि अब मुसलमानों की, क्योंकि आप सीमांचल में बैठे हैं, मुसलमानों से अब जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं बार्गेनिंग कर रही हैं, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये भी मुझे लगता है आपका एक अचीवमेंट है। नहीं, देख, मेरा अचीवमेंट बस इतना ही है कि बिहार की जनता के पास एक विकल्प आ गया, और जो लोग बिहार की जनता को, वोटर को एक तरह से बंधुआ मजदूर बनाकर रखे हुए थे, और उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं है, उसमें वो वर्ग भी है जो लालू जी से डरकर नीतीश को, भाजपा को वोट करता है। बिहार में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो सिर्फ इसलिए वोट करता है कि वो लालू जी को वोट नहीं कर सकता, इसलिए वो नीतीश भाजपा को वोट करता है। उसको कोई लेना देना नहीं है भाजपा से, उसको नीतीश नहीं पसंद है, उसको मोदी नहीं पसंद है, लेकिन वो लालू जी से डरता है, लालू जी के जंगल राज से डरता है, इसलिए उनको वोट करता है। उसी तरह मुसलमानों की स्थिति है। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को अपनी परिस्थिति, उनकी दर्द, दुख दर्द की उनको चिंता नहीं है, लेकिन उनकी मजबूरी है कि सामने भाजपा को दे नहीं सकते और दूसरा कोई विकल्प था नहीं। अब जब जनसुराज आ गया तो ऐसे सारे लोग जो विकल्प के अभाव में, मजबूरी में इन दोनों दलों को वोट दे रहे थे, वो लोग जनसुराज की ओर देख रहे हैं। निश्चित तौर पे वो जनसुराज को देखेंगे, परखेंगे, और उनको अगर ठीक लगेगा तभी जनसुराज को वोट देंगे। लेकिन उनके पास विकल्प है, ये
सबसे बड़ी जीत है। शायद आपको याद नहीं है, आप टीम ग्राउंड में आए थे, तो सभी पत्रकारों ने सवाल किया था, सवाल पूछने की मुझे तो आदत है। तो क्योंकि मैंने एक स्टोरी किया है, सीमांचल डायरी मेरा एक यूट्यूब वेंचर चलता है, सैलाब का प्रमुख कारण इसमें मैंने कोसी में 3 नदी जोड़ योजना की बात की है, परमान योजना की बात की है, और सारे जितने भी सरकारी योजना थे उसमें 49 करोड़ रुपए कांग्रेस के टाइम में दिए गए थे, जब 90s में जगन्नाथ मिश्रा का था, तो वो सारे पैसे गबन हो गए। आपने मुझसे कहा था सर, हालांकि मेरी थोड़ी आपसे हुई होगी तो आपको याद भी नहीं है, वहां पे अररिया में आप आए थे, तो मैंने पूछा, आपने कहा कि मैं अभी पत्रकारों का जवाब नहीं दूंगा, थोड़ा शायद आपने एग्रेसिव जवाब दिया था, लेकिन मैंने कहा कि सर से जब मैं मिलूंगा तो मैं मिल लूंगा कि मैंने होमवर्क किया है, मैंने पढ़ा था सर। आपने ये बोला था कि जितने भी मंत्रालय आए उसमें जल संसाधन विभाग हमेशा सरकार के इसमें रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भी सर बीजेपी के हैंड में है। आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने ये कहा जब बयान दिया था कि नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं और अलग अलग कोalition में रहे, वो भाजपा के साथ भी रहे और राजद के साथ भी रहे। 2020 तक नीतीश कुमार ने 2020 क्या 22 तक कभी भी जल संसाधन विभाग किसी दूसरे को नहीं दिया। आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए। इसलिए नहीं दिया क्योंकि जल संसाधन, होम मिनिस्ट्री किसी को नहीं दिया, जल संसाधन सारे मिनिस्ट्री की बार्गेनिंग होती है। जल संसाधन विभाग इसलिए नहीं लोग देते हैं कि जो सत्ता में रहता है उसके लिए पैसा उगाही का सबसे बढ़िया तरीका वही है। ऑडिट सिस्टम प्रॉपर नहीं होता। नहीं, ऑडिट की बात नहीं। एक तो बिहार में बाढ़ और बाढ़ के बाद का राहत, ये इतना बड़ा घोलमाल है, जैसा आप बता रहे हैं कि खुद ही बांध बनाता है, खुद ही बांध को तोड़ता है, बाढ़ को लाता है, फिर बाढ़ राहत के नाम पर पैसा चोरी करता है और हजारों करोड़ रुपए बांध बनाने, बांधों के रखरखाव, मरम्मत, टूटने, बाढ़ आने के बाद की आपदा की जो सरकार के प्रयास होते हैं उसके नाम पर लूट होती है। तो सरकार के लिए ये एक इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री है जहां से पैसा निकाला जा सकता है। जैसे मान लो आप महाराष्ट्र में जाओगे तो वहां पर अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की बड़ी मारामारी है। कर्नाटक में जो सबसे पावरफुल मंत्री होता है वो कहता है मैं शहरी विकास लूंगा, क्योंकि वहां शहरीकरण में ज्यादा काम है, ज्यादा पैसा है। बिहार में सबसे ज्यादा पैसा कहाँ है? शहर की तो हालत है ही नहीं कुछ। ग्रामीण विकास में पैसा होगा, पथ निर्माण में पैसा होगा, जल संसाधन में पैसा होगा। तो ये जल संसाधन, पथ निर्माण, पीडब्ल्यूडी, ये सब मिनिस्ट्री क्यों लोग लेते हैं? ये खाने कमाने वाला मिनिस्ट्री है, इसमें पैसा लो, चोरी करो, लूटो। यही बात आपको बताए थे। आप बताइए तेजस्वी यादव बने तो क्या उन्होंने शिक्षा मंत्रालय लिया? भाई बिहार में शिक्षा सुधारना, शिक्षा मंत्री होना चाहिए ना तुम्हें, तो तुम बनते हो पीडब्ल्यूडी मंत्री। काहे बनते हो? कि कॉन्ट्रैक्ट देंगे, रुपया कमाएंगे। सर मुझे तो आप मुसलमानों के रहनुमा हो तो आपको माइनॉरिटी वाला मिनिस्ट्री लेना चाहिए ना, माइनॉरिटी डेवलपमेंट लो। तुम पिछड़ों की बात करते हो तो ओबीसी डेवलपमेंट वाला मिनिस्ट्री लो। तुम पीडब्ल्यूडी काहे लेते हो भाई? आपने कभी सुना कि लालू जी का लड़का माइनॉरिटी अफेयर्स का मिनिस्टर है? माइनॉरिटी अफेयर्स किसी जूनियर आदमी को देता है, खुद लेता है पीडब्ल्यूडी, जल संसाधन, ताकि रुपए की वसूली हो सके। तो ये तो सामान्य लॉजिक है, आपके सामने दिख रहा है। सर अभी लास्ट टाइम दिलीप जायसवाल जी आए थे, रेवेन्यू मिनिस्टर थे बिहार के, अभी तो उन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो मैंने उनसे ब्लॉक का भी, आपने ये बात भी उठाई कि ब्लॉक पे पैसे की उगाही होती है, कर्मचारी लोग पैसे लेते हैं मोटेशन करके, आमतौर पे बात है। आज भी मैं गया था उसी सिलसिले में, तो उन्होंने एक लफ्ज का इस्तेमाल किया था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फी फो। एक मैकेनिज्म उन्होंने डेवलप किया है जिससे ये होगा कि जैसे अगर आरओ है अकाउंटेबल हो जाएगा और जब तक वो आंसर नहीं करेगा तो उसको आंसर करना होगा। है, आप गलत आदमी से सवाल कर गए। उनकी भाई साहब की रेपुटेशन क्या है? राजस्व मामलों के वो मंत्री बनने से पहले भी एक्सपर्ट हैं। राजस्व मामले पर उनकी भारी महारत है उनके पास, तो उस पर टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। यहाँ पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला सिस्टम है, जो रुपया लेके पहुंच गया उसकी पोस्टिंग हो गई। एक दो सवाल सर, बस एक सवाल, अच्छा सवाल। अररिया के लोग पूछना चाहते हैं सर, आप अररिया बहुत कम आते हैं सर, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अररिया फ्रीक्वेंटली आए, इस पे क्या सोच रहे हैं? हम आते हैं भाई, तीसरी बार आए हैं और इंक्रीजिंगली ज्यादा आएंगे और आएंगे। चलिए धन्यवाद सर।